आइए आज हम लोग फारस और मकदूनियाई आक्रमण के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। एक बात रेडी है, आज इसको देख लिया जाए थोड़ा सा। एक बात कि हम मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी ईसा पूर्व की थी, इसके पहले भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। जिस तरीके से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा था, उसी तरीके से हमारी उत्तर पश्चिम सीमा पे ईरानी साम्राज्य, याद रखिएगा ईरानी साम्राज्य या कहिए फारस और या पर्सिया, ये तीनों एक ही चीज़ है, ईरान, फारस और पर्सिया। और 1935 तक तो ईरान का जो नाम था, 1935 तक ईरान फारस साथ साथ चलता था। तो इसमें कोई मतभेद नहीं है, ये सब एक ही चीज़ें हैं। ईरानी आक्रमण कहिए, चाहे कहिए फारस का आक्रमण, पर्सियन इन्वेजन। तो जैसे मगध अपने विस्तार में लगा था, तो उधर ईरानी भी अपना विस्तार कर रहे थे। राज्य है, स्टेट की थ्योरी आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, राज्य विस्तार करता है। तो प्राचीन राज्य जो है एक दूसरे पे आक्रमण करके, जो बड़े राज्य होते थे अपना राज्य बढ़ाने के लिए आक्रमण किया करते थे। तो ईरानी शासकों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पे उस समय भी लोगों के बीच में जो फूट, जानते हैं ना, फूट उस समय भी थी। क्या थी? फूट थी, लोग आपस में लड़ते रहते थे, इनस्टेबिलिटी थी, अनिश्चितता थी। वो जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होती है कि मैं बड़ा या तू बड़ा, तो वो उत्तर पश्चिम सीमा पे खूब चल रही थी। तो ईरानी शासकों ने फायदा उठाया, और ईरानी शासक जिसका नाम दारियस था, ये पहले साहब हैं आक्रमण करने वाले भारत पे। दारियस कहते हैं, दारा कहते हैं, या क्या दाराए बहू भी कहते हैं, दाराए बहू, ये इनका नाम है। और इन्होंने 516 बीसी में भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, भारत में प्रवेश किया। और भारत का कौन सा हिस्सा? पंजाब, सिंध और सिंधु नदी के जो पश्चिम वाला भाग था, सिंधु नदी का पश्चिमी भाग था, जो क्या किया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, कब्जा, सिंधु नदी के पश्चिमी भाग पे अपना कब्जा जमा लिया। या ये कहें कि भारतीय रियासत उस समय पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था, उत्तर पश्चिमी प्रांत पंजाब और सिंध के भाग पर एक हिस्सा पे, इन तीनों का जो हिस्सा शामिल था सिंध क्षेत्र पे, ईरानियों ने अपना कब्जा जमा लिया। और जो ईरानी साम्राज्य था, ईरानी साम्राज्य का ये जो सिंध क्षेत्र था, ये 20वां प्रोविंस बना। प्रोविंस को वो लोग क्षत्रपी कहते थे, क्षत्रपी भी कहा जाता था। ये 20वीं क्षत्रपी बना हमारा, जो हमारा सिंध क्षेत्र था, ये 20वीं क्षत्रपी बना। और इस तरीके से ईरानी साम्राज्य में कुल 28 क्षत्रपी थे। और इस क्षत्रपी की महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो ईरानी साम्राज्य के जितने भी एशियाई क्षत्रपी थी या एशियाई प्रोविंसेस थे, उसमें जो कुल रेवेन्यू इकट्ठा होता था, उसका 1/3 खाली जो है इस जो 20वीं क्षत्रपी थी सिंध क्षेत्र वाली, उससे जाता था। सोचिए कितना महत्वपूर्ण था। और ये कितना था? ये 350 टैलेंट गोल्ड था, 350 टैलेंट गोल्ड। अब आप सोचेंगे टैलेंट क्या है? ये टैलेंट जो है ग्रीकों का वेट का तौल नापने की एक इकाई है, यूनिट है। जैसे किलो होता है ना, किलो, अद्धा पड़े होंगे आप, अद्धा, सेरी, पसेरी है, सवैया, अड़ैया। ऐसे ये जो वेट का मेजरमेंट था ग्रीक का, पुराने ज़माने में उसे टैलेंट कहते। इतना टैलेंट गोल्ड जो है ये रेवेन्यू मिलता था सिंध क्षेत्र से, यानी 20वीं क्षत्रपी से ईरान को। ठीक, एक बात याद रखिएगा कि जो लोग भाषा के नाम पे एक दूसरे को लड़ाते हैं, उनके लिए ये बड़ा, आप जानते होंगे कि जो ईरानी, आज जहाँ ईरान है, ईरान, फारस, ये वहाँ
कि जो भाषा है, जो आप देखे होंगे जिंदावस्था की जो भाषा है और जो देववाणी है संस्कृत, वो दोनों एक ही भाषा परिवार भारोपी भाषा से जन्मी है। तो भाषा इसे ही पैदा होती है, ठीक है। तो संस्कृत और जिंदावस्था में काफ़ी समानता पाई जाती है। और आपको मालूम है कि सब आर्यों की शाखा, ये आर्यों की शाखा वहीं से उसी रास्ते भारत आई थी। तो भाषा के नाम पे हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और लड़ाई ये ऐसा नहीं था कि भारत के से लड़ गए आकर के ईरानी या फारसी, उस ऐसा नहीं था। ईरानी या फारसी कहिए, ये फारस के लोग, ईरान के लोग यूनानियों से भी लड़ रहे थे, ऐसा नहीं था। वो राज्य की जो विस्तार की जो लालसा होती है ना, वो मानती थोड़ी बताया कि उत्तर पश्चिम सीमांत पे अस्थिरता थी, लोग आपस में यही लड़ रहे थे। और वहाँ ऐसा नहीं था कि ये फारस के लोग यूनानियों से भी लड़े। और दारयाहू का जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था जरसिस, ये साहबान जो है, ये दारा साहब के जो बाद में जो राजा बने, ये इन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। किससे लड़ाई लड़ी? यूनानियों से, भारतीयों से नहीं। और यूनानी लड़ाई से लड़ी तो अपने फौज में उन्होंने भारतीयों को भी जम के शामिल किया। ऐसा नहीं था कि अच्छा भारतीय भी शामिल हुए, ऐसा नहीं था भारत को हरा दिया तो भारतीय सारे विरोध हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। भारतीयों को भी अपने फौज में जम के शामिल किया। और सिकंदर के आक्रमण तक जो है यहाँ पे बिल्कुल ईरान का उत्तर पश्चिमी भाग में ईरान का पूरा प्रभाव होता है। तो पहला आक्रमण ईरान का हुआ था, जान लीजिए। और इसके बाद जो हम थोड़ा सा देखते हैं ग्रीक इन्वेजन के बारे में, मकदूनिया, सिकंदर कैसे आया। और ईरान आक्रमण के जो संबंध थे भारत के, वो बड़े महत्वपूर्ण हुए। महत्वपूर्ण तो व्यापार और वाणिज्य में हुआ। आप देखेंगे ईरानी सिक्के पाए जाते हैं उत्तर पश्चिम भारत में, इससे लगता है कि ईरान के साथ व्यापार अच्छा होता था। और सांस्कृतिक परिणाम जो इसके थे, जो कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ईरानी लेखकों ने भारत में एक लिपि लाई, एक लेखन का स्वरूप लाया जिसे आप खरोष्ठी के नाम से जानते हैं। खरोष्ठी जानते हैं ना, खरोष्ठी। खरोष्ठी ये जैसे ब्राह्मी है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, आपको पता होगा। खरोष्ठी जो है, खरोष्ठी ये अरबी की तरीके से किधर लिखी जाती है? ये दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है। याद रखिएगा इसको। ब्राह्मी, ब्राह्मी जो है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं। और जो लेकिन खरोष्ठी इसके उल्टा, जैसे अरबी देखिए ना, हम लोग इधर से लिखते हैं, अरबी इधर से लिखते हैं, तो खरोष्ठी वैसे ही लिखी जाती है। तो ये खरोष्ठी उन्हीं ईरानियों, उन्हीं फारसियों के जब संपर्क हुआ तब खरोष्ठी भारत में आई। अब आपको मालूम है कि अशोक के जो कुछ शिलालेखों भी खरोष्ठ लिखे गए हैं। और यही नहीं, इसका असर आप देखेंगे कि जो शिल्प कला है उस पर भी ईरानी प्रभाव मिलता है। अशोक के जो घंटे के आकार के बनने वाले गुंबद हैं, घंटे के आकार के जो गुंबद हैं, वो काफी हद तक ईरानी नमूनों से मिलते हैं। अशोक ने जो घंटे के आकार का, देखिए घंटे के आकार का जो गुंबद बनाया है, ये भी ईरान से प्रभावित है। और अशोक के राजादेशों, अशोक के जो राजादेशों की प्रस्तावना है, वो भी जो है उसमें भी ईरानी प्रभाव है। ये इतना महत्वपूर्ण। और ईरानी जो है शब्द दिपी, ईरानी शब्द है दिपी, ईरानी शब्द है दिपी। इसी दिपी के आधार पे ही लिपि बना है। ईरानी शब्द दिपी, दिपि के लिए ही अशोक कालीन जो लेखकों ने, जो अशोक कालीन राइटर हुए, राइटर ऑफ अशोकन पीरियड, इन्होंने जो लिपि का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये इतनी चीजें, फारस से ईरान का इतना प्रभाव है भारत पे। आइए अब यूनानी आक्रमण के विषय में थोड़ी चर्चा कर लें। यूनानी आक्रमण, ग्रीक इन्वेजन। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में ईरानियों और ईरानी या फारसी या पर्शियन, ईरानियों और यूनानियों के बीच में दुनिया पे अपना कब्जा जमाने के लिए बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और मैसेडोनिया का सिकंदर का थोड़ा परिचय हो जाए तो सिकंदर मैसेडोनिया का एक क्षत्रप थे। इनका नाम था फिलिप द्वितीय। द्वितीय के पुत्र थे, का बेटा था सिकंदर, जिसे आप कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये मात्र 20 साल की अवस्था में ये राजा बन गए, सोचिए। और जब यूपीएससी देने की आपकी
उम्र की आखिरी सीमा होती है, उतने ही समय तक ये जीवित रहे, 32 वर्ष तक। और 32 वर्ष में इन्होंने सोचिए कितना नाम कमा लिया कि सिकंदर, बादशाह सिकंदर को कौन नहीं जानता। तो सिकंदर ने जब वो यूनानी नेतृत्व उसके हाथ में आया तो उसने ईरानियों का बिल्कुल सफाया कर दिया। और सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर यानी इराक और तुर्की को जीता, अपितु उससे आगे बढ़ के ईरान को नेस्ताबनूद करके ईरान को जो है बिल्कुल से धूल चटाते हुए, पराजित करते हुए वो आ गया काबुल। और काबुल से जो है वो फिर से खैबर दर्रा उस समय कोई गेट कीपर नहीं था, कोई प्रहरी, कोई रक्षक नहीं था। तो खैबर दर्रा से होते हुए सिकंदर सिंधु नदी तक आ गया। और सिंधु नदी तक आने में सिकंदर को करीब 5 महीने लगे। और सिकंदर को भारत आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? तो कहते हैं जो इतिहास के पिता हेरोडोटस का नाम सुना होगा आपने, हेरोडोटस, इन्हें आप फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। उन्होंने और कई यूनानी लेखकों ने भारत की समृद्धि के बारे में बड़ी चर्चा की थी। तो वहाँ के भव्यता से, यहाँ के धनो दौलत से, यहाँ के शान शौकत से लालायित था। और यही नहीं, सिकंदर कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था भाई, वह अरस्तू का शिष्य था। उसको भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक इतिहास जानने की भी लालसा थी। और जब वो वहाँ से उत्तर पश्चिम में आया तो उत्तर पश्चिम की तरफ जानते हैं कि अब छोटी छोटी राजशाहियाँ थी हमारे यहाँ और कुछ गणतांत्रिक कबीले भी थे। इन रियासतों में कोई एकता नहीं थी कि संयुक्त मोर्चा बना करके किसी विदेशी का सामना करते। तो सिकंदर ने, जैसा होता है जो अच्छे जो सेनापति होते हैं, कि एक के बाद 1 to 1 टेकअप करना शुरू किया। इन रियासतों को बारी बारी से हराना निश्चित किया। और 2 महत्वपूर्ण शासक थे उस समय, उनका आपने नाम सुना होगा, तक्षशिला का आम्भी और आपका पोरस। ये साहब झेलम से लेकर के चिनाब नदी के बीच में इनका राज्य था, इसके बीच में इनका राज्य था पोरस का। तो पहले इनका मुकाबला तक्षशिला के राजकुमार आम्भी से हुआ। तो आम्भी ने, अच्छा ये दोनों भी अगर संयुक्त मोर्चा बना के लड़ते तो जिस तरीके से पोरस ने को देखा होगा आपने कि बड़ी टक्कर दी, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। लेकिन दोनों में कोई इस बात की सहमति नहीं हो पाई और सिकंदर ने आसानी से आम्भी को पराजित किया। लेकिन हाँ, जब सिकंदर झेलम नदी के तट पे आया और वहाँ उसका मुकाबला पोरस से हुआ, हाइडेस्पीज का युद्ध जिसे आप कहते हैं, ये जो है 326 बीसी में झेलम के तट पे लड़ा गया था। ये झेलम के तट पे हाइडेस्पीज का, वॉर ऑफ हाइडेस्पीज जिसे आप कहते हैं, हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया। और जिसमें कि आप जानते हैं पोरस बहुत बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन उनकी पराजय हुई। और यहाँ एक बात और देखा कि भारतीय शासक, इसमें 3 लोगों का नाम आता है। एक शशि गुप्त थे उस समय, स्वयं आम्भी महोदय, और एक और राजा थे संजय, ये जयचंद्र थे। इन्होंने सिकंदर का साथ दिया था। देखिए ये इतिहास है, इतिहास यही समझ पैदा करता है कि शासन और सत्ता के लिए लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो ये शशिगुप्त, आम्भी और संजय ने उस समय बताया जाता है कि सिकंदर का साथ दिया और पोरस इतनी बहादुरी से लड़े। ये लोग भले सिकंदर का साथ दिए, लेकिन सिकंदर ने पोरस का सम्मान किया और पोरस का जो विजित राज्य था उनको लौटा दिया और उनको अपना सहयोगी बना लिया। सेना ये जो है ये ब्यास नदी तक आ गई और उसके बाद सेना उत्तर तरफ बढ़ने से सैनिकों ने इनकार कर दिया। वजह ये थी कि सेना जो युद्ध करते करते थक चुकी थी। 10 वर्ष से लगातार
10 वर्ष से लगातार सिकंदर अपने सैनिकों को लेकर विश्व विजय की अभियान पे निकला था। 10 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। और दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप की जो जलवायु थी वो उनके लिए सुटेबल नहीं थी, वो ठंडे देश के लोग थे, तो सेना बीमार हो गई थी, अस्वस्थ हो गई थी। एक कारण ये था, 10 वर्ष से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले थे, एक कारण ये भी था। और एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि उन्हें पता था, सैनिकों को पोरस की बहादुरी देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि ये और देशों के सैनिक नहीं हैं, ये बड़े बहादुर हैं। खुद एरियन ने, जो यूनानी इतिहासकार हैं, एरियन यूनानी इतिहासकार, आपने एरियन का नाम सुना होगा, खुद एरियन ने इस बात को कहा कि भारतीय जो है युद्ध कला में, आर्ट ऑफ वॉर में, जो अन्य राज्य थे, जो अन्य जन थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा कुशल थे, बहुत ही ज़्यादा योग्य थे, उनको युद्ध में महारत थी। और पोरस से टक्कर होने के बाद सिकंदर के सैनिकों को आटा दाल का भाव पता चल चुका था, और उन्हें ये भी पता था कि गंगा नदी के तट पे उस समय की सबसे महान सेना, अभी जिस नंद वंश की बात किया था, उनका मुकाबला करने के लिए वहाँ खड़ी है। तो इन सारे कारणों से सैनिक बीमार थे, अस्वस्थ थे, थक चुके थे, 10 वर्ष से लगातार युद्ध पे नहीं निकले थे। एक तो वो था, थकाई थी, दूसरे उनके ऊपर पोरस से लड़ने के बाद उनको भारतीय युद्ध कला का ज्ञान हो चुका था, और ये पता होना कि गंगा नदी के किनारे नंद की इतनी बड़ी सेना इंतजार कर रही है, जाहिर सी बात है कि सैनिकों को मनोबल तोड़ दिया। और सिकंदर के बार बार आदेश देने के बावजूद, जो सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता कहता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बार बार कहने के, आदेश देने के बावजूद वो सेनापति था, शासक था, लेकिन सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और जो सिकंदर, याद रखिए कि सिकंदर उस समय, जो ग्रीकों के समय जो ज्ञात, विश्व विजेता का मतलब इतना ही है कि जो ज्ञात भूभाग था ग्रीक के समय में, उसके आधे पे उसका कब्जा था। आज अगर आप देखेंगे ना, तो आज की भूमिका मात्र 15% पे ही था। ये सिर्फ 15% भूभाग पर ही सिकंदर अधिकार कर पाया था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सिकंदर के समय में जो दुनिया थी, वो ये मैप है, देखिए आपको पता चलेगा, इतनी छोटी थी, तो मात्र 15% भाग पे उसका अधिकार था। और वो सिकंदर जो कभी अपने शत्रुओं की सेना से नहीं हारा, नहीं पराजित हुआ, वो अपने सैनिकों से ही हार गया। वो अपने सैनिकों में बार बार बताया कि उत्साह भरने के बावजूद उन्होंने उत्तर की तरफ जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में दुखित होकर के सिकंदर ने कहा कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो कि निष्ठाहीन हो चुके हैं और कायरतापूर्ण डर से डर गए हैं। और सिकंदर साहब 19 महीने करीब भारत में रहे और लगातार युद्ध लड़ते रहे, और अंत में जब सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने सिंधु मुहाने से अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया, और एक को उन्होंने जल मार्ग से, उनके मित्र नियारकस थे, उनके नेतृत्व में भेजा, जल मार्ग से नियारकस के नेतृत्व में भेजा, और दूसरा जो है स्थल मार्ग से उन्होंने जो है अपने सेना के दूसरे भाग में को भेजा। इसका नेतृत्व क्रेटरस ने किया। क्रेटरस इस तरीके से सिंधु के मुहाने से सेना उनकी 2 भागों में विभाजित हो गई। और भारत पे अंतिम विजय सिकंदर की, जान लीजिए, पाटल राज्य की थी। अगर कभी आता है सिकंदर ने, ये पाटल राज्य पे विजय जो है सिकंदर की अंतिम विजय थी। ये एक तथ्य है, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से सिकंदर ने अपने साम्राज्य को तो जो जीता था उसको वापस कर दिया, और लेकिन 3 यूनानी गवर्नरों को नियुक्त किया जो कि इनका कार्य, उनको देखेंगे, इनका राजकाज। तो ये संक्षेप में सिकंदर के आक्रमण की बात हो गई। और अब थोड़ा सा हम ये जान लें कि सिकंदर के आक्रमण से असर क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या था। सबसे बड़ा प्रभाव तो इसका ये था कि इससे भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खोले।
जिससे कि आगे चल करके आपको पता होगा कि यूनानी व्यापारी और शिल्पकार भारत में खूब आए, इनका मार्ग प्रशस्त हुआ। तो पहला लाभ तो यही हुआ कि उन्होंने कई स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खोले, जिससे आगे चल के यूनानी व्यापारियों और शिल्पकारों को मदद मिली। और दूसरी बात ये बताया कि उन्होंने अपने मित्र नियार्कस के नेतृत्व में सिंधु के मुहाने से लेकर के फारस के मुहाने तक जो भेजा, कहा कि जा कर के देखो भैया कोई समुद्र तट है या कोई बंदरगाह है, देखो पता लगाओ। तो इस कृत्य की वजह से जो है भारत, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में प्रसिद्ध जलमार्ग का पता लगा, जिससे कि आगे आप जानते हैं कि ये भारत और मध्य एशिया के लोग इसी रास्ते से आने जाने लगे। और यूनानियों के भारत पे जो विजय अभियान था, उसका एक बड़ा प्रभाव ये पड़ा है कि भारत के इतिहास की जानकारी हुई। यूनानियों ने सबसे पहले जो है हमारे इतिहास को लिपिबद्ध किया, और उनके इतिहास से ही पता चलता है कि भारत में सती प्रथा भी हुआ करती थी। और देखिए गरीबी उस समय भी थी, गरीब माँ बाप लोग बाज़ार में अपनी बेटियों को बेच दिया करते थे। ये इतिहासकार उनके जो थे, जो यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं उनमें ये बात को बताया है कि भारत में सती प्रथा प्रचलित थी, और जो गरीब माँ बाप अपनी बेटियों का विक्रय किया करते थे। देखिए एक तरफ भारत के धन धान्य और संपत्ति की चर्चा हेरोडोटस कर रहा है, तमाम इतिहास कर रहे हैं, और सिकंदर उससे लालायित होकर के भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था। लेकिन दूसरा पहलू भी ये है कि गरीबी और गुर्बत उस समय भी थी कि गरीब माँ बाप अपने बेटियों का विक्रय किया करते थे। ठीक है, एक बात और आप याद रखें कि सिकंदर ने 2 महत्वपूर्ण शहर बसाए, नगर बसाए। एक बुकफाला था, ये बुकफाला जो है झेलम नदी के तट पे है, बुकफाला झेलम के तट पे था। और दूसरा जो है निकैया नगर था, निकैया नगर। तो ये बुकफाला जो था ये सिकंदर का एक बड़ा प्रिय घोड़ा था। उस घोड़े के जो मृत्यु हो गई, उसी के स्मृति में, उसी के याद में उसने बुकफाला नगर बसाया था झेलम नदी के तट पे। और निकैया नगर ये तो जो है, जो पोरस को उन्होंने पराजित किया था, तो उसी खुशी में बनवाया था। और उन्हीं इतिहासकारों से ये भी पता चलता है कि उत्तर पश्चिम भारत में उस समय बैल बड़े अच्छे मिला करते थे। और ग्रीस में जो है, बेबीलोन में जो 2 लाख बैल ले गए थे, जो है 2 लाख बैल जो है बेबीलोन भेजे गए थे। और ये भी कि उस समय अगर आप बात करेंगे तो शिल्पकारों की, तो उस समय बढ़ईगिरी को बड़ा महत्वपूर्ण पेशा था। होता भी क्यों नहीं भाई, नाव वही बनाते थे, युद्ध रथ वही बनाते थे, जहाज वही बनाते थे। तो इन सारे कारणों से जो बढ़ईगिरी था वो सबसे महत्वपूर्ण पेशा था। ये इतनी बातें इतिहास से पता चलती हैं, इतिहास को लिपिबद्ध किया गया। ये संक्षेप में इसके प्रभाव की बात रही। और अंत में हम सिकंदर पे बात करें, और मात्र 32-33 साल की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। और ये कहा जाता है कि उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि उन्हें कोई विषाक्त पदार्थ दिया गया था, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का ये मानना है कि उनकी मृत्यु जो है बीमारी के कारण हुई थी। शायद उस समय मलेरिया और टाइफाइड फैला हुआ था, उसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई। और सिकंदर ने अपने मृत्यु के समय जो 3 इच्छा प्रकट की थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कि मात्र 32-33 साल की अवस्था में दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाला सिकंदर अपने मृत्यु के समय क्या 3 इच्छाएं रखता था। उसकी पहली इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसकी शव यात्रा के समय जो जिंदगी भर उसने दौलत इकट्ठा की थी उसको शव यात्रा के रास्ते में बिछा दिया जाए, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि जब मौत आती है तो दौलत काम नहीं आती। दूसरी इच्छा थी सिकंदर की कि जिन हकीमों ने उस समय के दुनिया के सबसे बेहतरीन हकीमों ने उनका इलाज किया था, वो उनके जनाजे को कंधा दें
जिससे लोगों को ये पता चले कि बड़ा से बड़ा हकीम भी मौत पराजित नहीं कर सकता। और तीसरी कि जब उनका जनाजा निकले तो जनाजे के समय उनकी 2 हथेलियां बाहर की तरफ कर दी जाए, जिससे जाते हुए लोग देखें कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर इतिहास में एक अविस्मरणीय सम्राट के रूप में जाना जाता है, लेकिन सिकंदर की ये बातें हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बस आज इतना ही। जय हिंद।